हेलो दोस्तों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे रिगार्डिंग नीट यूजी ऑल इंडिया काउंसलिंग। ये नीट यूजी ऑल इंडिया काउंसलिंग होता है स्पेशली टू एंटर इन द एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो आता है। ये वीडियो बनाने का पर्पस है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है। डिफरेंट डिफरेंट चैनल डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया पे वो जाते हैं, देखते हैं और उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलता। इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल है एमसीसी साइट पे, दैट इज मेडिकल काउंसिल कमिटी जो कंडक्ट करता है काउंसलिंग, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रोश्योर दिया हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, ये बच्चे अभी फर्स्ट टाइम इस टाइप के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और आपको दिक्कत जो आती है वो दिक्कत आती है कुछ टेक्निकल टर्म जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है इस एज में, और आपका एक छोटा सा मिस्टेक्स भी है आपको अपने पसंद के सीट्स और कॉलेज से दूर कर सकता है। तो आपको हर एक पॉइंट के विषय में हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि 20 से 25 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलेगा। आपका 22 से 26 तक आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की सुविधा मिलेगी और 29 जुलाई को आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा। आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी आता है तो आप ऑटोमेटिकली हमारे इस यूट्यूब चैनल में कमेंट कीजिए, जहाँ पे हम आपके सारे क्वेरी को, चूँकि मैं सारे क्वेरी को बहुत सीरियस लेता हूँ, चूँकि कहीं न कहीं अगर आप क्वेरी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको डाउट्स है, तो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें। स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, मोस्ट ऑफ द लोग जानते हैं कि कुछ भी अगर आप क्वेरी करेंगे, डाउट होगा तो आप डेफ़िनेटली हमसे जुड़ना चाहेंगे, और जुड़ने के लिए है आप डॉक्टर नीरज सिंह सर्च करेंगे यूट्यूब पे, डॉक्टर नीरज सिंह, जहाँ पे ये प्रोफाइल पिक्चर्स आपको दिखेगा, यही मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। हमने अभी इसे रिसेंटली शुरू किया है जस्ट टू इंटरेक्ट विथ यू, क्योंकि बहुत सारे जगह पे होता है जहाँ पे आप मैसेज के द्वारा अपने क्वेश्चंस को नहीं पूछ पाते हैं, मैं आपको डाउट को क्लियर नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आप अपने दोस्तों को हेल्प कर सकें, कोई भी डाउट्स एंड क्वेरी होता है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ये जो भी हम डिस्कशन करेंगे ये वो गाइडलाइन की बात करेंगे जो कि मेडिकल काउंसिल कमेटी नीट यूजी 2023 के लिए, जो आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन रेडी किया है। तो पहला हम बात करते हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा जाके एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। द फर्स्ट वर्क ऑफिशियल www.mcc.nic.in पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग में। दूसरा बात ध्यान में रखने वाला कि कोई भी कैंडिडेट अपने काउंसलिंग एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन को सबमिट जो करेगा एक ही बार कर सकता है। ऐसा नहीं कि आज आप रजिस्ट्रेशन किए फिर आपको इच्छा किया कि आपने कुछ गलती किया और फिर से सेकेंड टाइम कर, अगर ऐसा करते हैं तो यू विल बी डिबार्ड, आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। दैट इज द क्लियर कट मैसेज दे हैव गिवन, सो डोंट यूज लाइक दैट यू हैव पुट अनदर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आप फिर से रजिस्ट्रेशन करने को, ऐसा बिल्कुल नहीं किया कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो भी होंगे, अगर राउंड 2 के में आपको सीट मिलता है, सब्सिक्वेंट राउंड में अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी मनी फॉरफिटेड हो जाएंगे, मतलब वो आपसे ले लिए जाएंगे, मतलब वापस रिटर्न नहीं किया जाएगा सिक्योरिटी मनी जो लिया गया है। एमसीसी मेडिकल काउंसिल कमेटी क्लियर कट ये बोल दिया है कि आप कोई भी डाटा को ना एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ना अल्टर चेंज कर सकते हैं, लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी एंड कॉन्टैक्ट डिटेल, ये चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आपने एनटीए के पोर्टल में दिया है उसी पोर्टल से वो डाटा को फेच किया जाएगा और आपके जो भी कम्युनिकेशंस होंगे, इंफॉर्मेशंस होगा, वो आपको दिया जाएगा विथ दैट ईमेल एंड दैट मोबाइल नंबर ओनली। सो आप कोशिश ना करें इसको चेंज करने के लिए, ये गाइडलाइन में है। कोई भी कैंडिडेट है, अगर आप अप्लाई करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए तो आप उस कॉलेज से फाइंड आउट करें आपका पेमेंट कितना है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और
बिफोर द चॉइस फिलिंग। ये क्लियर कट एमसीसी बोलता है कि अगर फीस की डिस्पैरिटी होती है तो ये आपका फॉल्ट कंसीडर होगा, एमसीसी का कोई फॉल्ट कंसीडर नहीं होगा। तो आपको चॉइस फिलअप करने से पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी के आप पर्टिकुलर कॉलेज में कॉल कीजिए, मेल से कम्युनिकेट कीजिए, और आपके कोई रिलेटिव, कोई सीनियर, कोई हैं जो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनसे आप संपर्क कीजिए, जिससे आपको एग्जैक्ट फीस के बारे में पता चल सके। कैंडिडेट आर एडवाइज टू यूज मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वही जो कि आपने ड्यूरिंग एनटीए वेबसाइट पोर्टल पे जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे तब, जिस पे आपको कंटिन्यूअस ओटीपी आता है, उसको आप चेंज ना करें। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो 50% सीट के लिए होगा ऑल इंडिया कोटा का, जिसका अब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होगा। ये काउंसलिंग प्रोसेस होगा, टोटल जो सीट्स होता है ऑल इंडिया में उसके 15% जो सीट होते हैं वो ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होते हैं रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। ये ओपन सीट्स होता है, और कितना होता है, ये 15% होता है, ये आपको सबको पता है 15% होता है। सेकेंड चीज जो आपको जानना है, ये बीएचयू के जो भी सीट्स होंगे वो 100% सीट इसमें इंक्लूडेड है, एम्स के जो सीट होंगे वो 100% सीट इंक्लूडेड होंगे। एमयू, जिपमर, ये सब में भी जो सीट्स हैं वो ऑल इंडिया के थ्रू फिलअप होते हैं, और कुछ इंटरनल कोटा होते हैं वो वहाँ के लिए अलग होते हैं। 15% सीट्स होता है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आता है, उसके 15% सीट्स होते हैं वो ऑल इंडिया से भरते हैं, जिसमें कि 2-3 मेडिकल कॉलेज होता है, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद होता है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और ईएसआईसी डेंटल। उसके बाद जामिया के लिए कुछ सीट्स है, फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री, यहाँ पे डेंटल की पढ़ाई होती है, यहाँ के भी सीट्स रिजर्व हैं, एंड 15% सीट रिजर्व है जो कि ईएसआई में ओपन कैटेगरी में आता है। इसका भी रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने तय किया है, जो कि आपको पता है, 15% जो एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% जो नॉन क्रीमी लेयर में है ओबीसी में, 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एंड 5% जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है। तो ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये 15% जो भी सीट्स हैं उसमें एप्लीकेबल होता है। कुछ सीट्स होते हैं कि उस कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं मिलते हैं, उस केस में जो आपका एक मिथ बना हुआ है कि ये सीट्स क्या होते हैं, ये सीट्स होता कुछ नहीं है। अगर उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी के स्टूडेंट अगर नहीं मिलते हैं तो उस सीट को अदर कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाता है। जो भी पर्सन विथ डिसेबिलिटी के सीट्स हैं उसको रिस्पेक्टिव कैटेगरी में सीट में चेंज कर दिया, जैसे एसटी पीडब्ल्यूडी है तो इसको एसटी में कन्वर्ट किया जाएगा, बट एसटी का जो सीट है वो एससी में कन्वर्जन होगा, ऑन रिमेनिंग बाकी कोई भी सीट है उसको अनरिजर्व कैटेगरी में लिया जाएगा। यानी एससी का सीट, ईडब्ल्यूएस एंड एनआरआई के सीट्स होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, ओनली एसटी का सीट कन्वर्ट होकर एससी में जाता है। ये आपको जानना पड़ेगा ताकि आप उस कुछ चॉइस को भी अपने दिमाग में कंसीडर कर सकते हैं। अब जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनके जो सीट्स होंगे वो फिलअप होंगे, वो 4 राउंड में ही होंगे, एंड द 4th राउंड भी होगा जो वो ऑनलाइन होगा, जो कि स्ट्रे वैकेंसी का राउंड होगा। यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटी के जो भी सीट पूल में है ऑल इंडिया के, उसके जो काउंसलिंग होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे, जो भी वैकेंसी। ऐसा नहीं कि जाके आप ऑफलाइन प्रोसीड करें, आपको कहीं से कॉल्स आता है, फेक कॉल्स आता है, फेक मैसेज आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। क्यों? चूंकि काउंसलिंग जो होगा, और ये एप्लीकेबल कब से शुरू हो चुका है, 2022 से 23 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है। जो ऑल इंडिया एम्स के जो सीट्स होंगे उसके लिए भी आपका रिजर्वेशन पॉलिसी तो सेम रहेगा, जो कि आपको हमने पहले डिस्कस किया है। एलिजिबल कौन कौन स्टूडेंट होंगे? एलिजिबल जो स्टूडेंट होंगे वो जो कि नीट क्वालिफाई किए हैं, और ये जो होता है कंप्लीटली डोमिसाइल फ्री होता है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ने के लिए ऑल ओवर इंडिया में जितने एम्स खुले हुए हैं उनमें कोई डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपको जानने की बात है। जो आपका कन्वर्जन रूल होगा सेम होगा, जो पहले हमने डिस्कस कर दिया, रिस्पेक्टिव
पर्सन विद डिसेबिलिटी के सीट उस कैटेगरी में जाते हैं, एसटी का केवल सीट कन्वर्ट होकर एससी में जाता है, रिमेनिंग ऑल सीट्स कम्स अंडर अनरिजर्व कैटेगरी। हम ईएसआई कुछ होते हैं जिसमें 15% सीट रिजर्व हैं, उनके ऑलरेडी अगर आप जाके देखेंगे तो उनके डिटेल दिए। एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो एनेक्स 7 में दिया हुआ है, वहां पे अब क्लियर कट लिखा हुआ है, तो आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगा कि हु विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात हमने पहले कर लिया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कंसीडर होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 कॉलेज होंगे जिसके 15% सीट्स होंगे, LHMC, UCMS, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये सब जो सीट्स होंगे इसके 15% कवर होके आएंगे ऑल इंडिया में। रिमेनिंग 85% ये स्टेट के लिए, दिल्ली स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये रहेगा सीट्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस की अगर आप बात करें, जो कि वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी और आरएमएल मेडिकल कॉलेज है, जो कि 15% सीट इसके भी यहाँ पे रिजर्व होंगे, 85% उस स्टेट के लिए हो जाएंगे। जो 15% सीट होगा, ये जो मैंने डिस्कस किया, ये टोटली डोमिसाइल फ्री है, आप किसी भी स्टेट के लिए इसके लिए अप्लीकेबल हैं। स्पेशली अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि हमने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया है, जो 15% सीट से वही अप्लीकेबल हैं डोमिसाइल फ्री। रिमेनिंग 85% से कंफ्यूजन नहीं होना है सीट्स का, दैट विल बी रिजर्व फॉर द दिल्ली स्टेट स्टूडेंट जिन्होंने अपना डोमिसाइल स्टेट दिल्ली भरा है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्सर 8 में जाकर देख सकते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कौन कौन लोग 85% में आते हैं। सीट डिस्ट्रीब्यूशन डेंटल का स्पेशली दिया हुआ है, जो फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया जो दिल्ली के हैं वहाँ पे जनरल के 20 सीट दिए हुए हैं और रिमेनिंग आप कैटेगरी वाइज सीट आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी को नहीं है। वैसे ही इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की बात हमने पहले ऑलरेडी कर लिया है, 15% 85%, यानी ऑल इंडिया जो भी काउंसलिंग करता है वो 15% सीट के लिए करता है। BHU की बात छोड़ दें, एम्स की बात, वहाँ 100% सीट्स कम्स अंडर ऑल इंडिया कैटेगरी। एमयू में भी सेम अप्लीकेबल रूल होता है। BHU की बात हमने 100% कर लिया है। अब हम जो बात करेंगे एफएमसी के रजिस्ट्रेशन के लिए आप पोर्टल पे जाएंगे, आपका डिटेल्स भेज दिया जाएगा और वहाँ से आपको चूज करके आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जीपमर्थ के भी डिटेल्स बिल्कुल वैसे ही हैं। अब जो हम बात करेंगे रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग प्रोसेस, यहीं पे जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो रहा है, इस मिस्टेक्स को आप दूर कर पाएँ। कैंडिडेट को ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, अगर जो कैंडिडेट ऑनलाइन में जो फिलअप किए हैं एनटीए में, उसी को यूज करना है। अगेन आई एम टेलिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन। This is the place where maximum student doing the mistake. They are telling that I am not getting the OTP. I am not able to register because of this reason only. So try to find out those mobile number and email ID what you have submitted during online process for the exam, नीट की एग्जाम के टाइम में। क्वालिफाइड कैंडिडेट जो एमसीपी पे जाके पार्टिसिपेट करना है, ये ऑनलाइन ही करना है, पहले भी क्लियर कर चुका है। रिजल्ट आने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे जो कि मैंडेटरी है, एंड उसके फिजिकल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी आपको रिपोर्ट करना है उस रिस्पेक्टिव कॉलेज में जहां पे आपको अलॉट होगा। अब हम बात करेंगे राउंड 1 ऑल इंडिया की बात करेंगे। राउंड 1 ऑल इंडिया की जो बात हम करेंगे, मेन काउंसलिंग होगा जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड पेमेंट करना है। नॉन रिफंडेबल पेमेंट होगा। पेमेंट 2 टाइप का है। एक पेमेंट है आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के करेंगे जहां पे 5000 आपसे लिया जाएगा फॉर द नॉन रिफंडेबल फीस फॉर द काउंसलिंग, एंड 2 लाख रुपीज लिया जाएगा, ये आपका सिक्योरिटी मनी के रूप में डिपॉजिट रहेगा, जो कि आपका काउंसलिंग प्रोसेस ओवर होने के बाद आपके जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में रिवर्ट बैक हो जाएगा 5000, यानी कि आपको टोटल 2,05,000 आपको पेमेंट करना है। बट अगर आप स्टेट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं तो 1000 देना है, 1000 देना है एंड 10,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, एंड टोटल आपको 11,000 पेमेंट करना है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो कैटेगरी के लिए कुछ डिफरेंस फी तय किया गया है, जिसमें 5,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट है एंड 500 काउंसलिंग फी है। तो ये आपके फीस है, तो वो पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद अपने चॉइस फिलिंग और लॉकिंग करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि चॉइस फिल करेंगे उसके बाद लॉक होगा, लॉक के बाद चॉइस फिल नहीं होता है, पहले चॉइस फिल होता है तब लॉक होता है। अगर किसी कारणवश से अगर चॉइस लॉक करना भूल गए तो स्टिपुलेटेड जो टाइम दिया गया है ऑटोमेटिकली सर्वर आपके चॉइस को लॉक कर लेगा और आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट राउंड 1 का होगा, पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा। उसके बाद मैंने आपको क्लियर किया कि रिजल्ट पब्लिकेशन के बाद कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, वो आपको अपलोड करने हैं और रिमेनिंग आपको फिजिकल रिपोर्ट करना है विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ रिस्पेक्टिव कॉलेज में जाके अलॉट करना है। अगर आप अलॉट हुआ सीट एंड अगर आप चाहते हैं कि राउंड 2 के लिए हम अपना अपग्रेडेशन के लिए विलफुल हैं तो आप विलनेस दीजिए कि हम अपग्रेड करना चाहते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूछे जा रहे हैं सबसे ज़्यादा सवाल कि हमने सीट राउंड 1 में मिल गया, मुझे इससे बेटर कॉलेज बेटर सिटी मिल सकता है, तो क्या मैं कैसे जाऊंगा। सिंपली आपको मार्क करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन कि हम आप चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें राउंड 2 में, वहाँ पे वो टिक मार्क कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सर्वर में अपलोड कर देंगे, आपके डाटा ऑटोमेटिकली मेडिकल काउंसिल कमेटी के पास चला जाएगा कि आप विलफुल हैं। उसके बाद राउंड 2 में जाएंगे, राउंड 2 का सेम प्रोसेस है बट राउंड 2 में फिर से आप कॉलेज मिल गया तो वेल एंड गुड, कॉलेज नहीं मिला तब भी आपको फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन वही करेंगे, मैंने पहले ही वीडियो में बोला, रजिस्ट्रेशन वही करेंगे जो कि राउंड 1 में नहीं किए हैं, वो राउंड 2 में कर सकते हैं। आपको सीट मिले या ना मिले रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अगेन फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन वही करेंगे जो कि राउंड 1 में नहीं किए। वापस से वो सेम प्रोसेस रिपीट होगा, आपके चॉइस फिल होंगे, चॉइस लॉक होंगे, अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के बाद डिक्लेयर होगा रिजल्ट, उसके बाद फिजिकल रिपोर्ट करना है जाके कॉलेज में। अगर आप अपग्रेड करते हैं, इफ यू अपग्रेड इन राउंड 2 कैंडिडेट मस्ट टेक रिलीफ फ्रॉम राउंड 1। अगर राउंड 2 में आपको मिल गया अपग्रेड होके तो राउंड 1 से पहले रिलीविंग लेकर आइए और फिर यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए। उसके बाद अपग्रेड तो अलॉट हो गया बट कॉलेज में रिपोर्ट और ज्वाइन नहीं किए, देन आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो रखे थे ना वो आपका रख लिया जाएगा। यानी कि आपको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना होता है फिर से आपको पेमेंट करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपका अपग्रेडेशन हुआ ही नहीं तो ऑटोमेटिकली आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बट राउंड 2 में एक बार मिल गया तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि आपको राउंड 1 का सीट बचा हुआ है आपके लिए, उस पर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि राउंड 2 एंड राउंड 3 की हमने बात कर ली। राउंड 3 की बात करें, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं वो स्पेशली डिस्कस कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एमयू, बीएचयू एंड बीएससी नर्सिंग की हम बात कर रहे हैं। वैसे ही राउंड 2 में वही लोग राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करेंगे जो कि राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं किए हैं। ऐसा नहीं कि आप फेस रजिस्ट्रेशन शुरू कर लिए, फेस रजिस्ट्रेशन वही करेंगे जो कि राउंड 1 और 2 में नहीं किए थे। ऑटोमेटिकली अपग्रेडेशन के लिए जो आप दिए हैं वो डिफरेंट थिंग्स है, डोंट कंफ्यूज विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। वापस से चॉइस फ्रेश लॉकिंग करना है, आपको अलॉट होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिजिकल राउंड आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद होता है स्ट्रे राउंड में। स्ट्रे राउंड में वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको राउंड 1, 2, 3 में नहीं मिला है। बट अगर राउंड 3 में मिल गया है तो आप राउंड 2 का सीट क्लेम करने मत जाइए, और राउंड 3 में मिल गया तो स्टे राउंड में आप जा नहीं सकते हैं। और स्टे राउंड होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आप अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट खो चुके हैं, अब फिर से आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। डाटा से आपके जो भी होंगे, स्टेट्स के जो भी डाटा होंगे शेयर हो जाते हैं एक बार मिलने के बाद, और जो भी काउंसलिंग कंडक्ट होगा वो ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो ये रहा जो आपका अपडेट। जो भी आपको पेमेंट प्रोसेस, बहुत सारे पूछ रहे हैं पेमेंट कैसे करना, पेमेंट आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चॉइस फिलअप करना क्या जरूरी है, लॉक करना क्या जरूरी है। नहीं, चॉइस फिलअप करना जरूरी है, लॉक अगर नहीं करें तो ऑटोमेटिकली जो सर्वर टाइम लेगा, ऑटोमेटिकली जब चॉइस लॉगिंग का टाइम खत्म हो जाए ऑटोमेटिकली आपके चॉइस लॉक। बट पहले अगर लॉक कर लेते हैं सेव करने से तो आप एक बार
देख सकते हैं कि क्या जो आपने प्रोसेस किया क्या उसी अकॉर्डिंगली अलॉट हुआ है कि नहीं, आपके थॉट प्रोसेस क्या है, सिर्फ वो जी। राउंड 2 के लिए एलिजिबल कौन है, तो ध्यान से सुनिए, ये मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। राउंड 2 के लिए वही एलिजिबल होंगे जो कि रजिस्ट्रेशन तो किए थे और वो सीट नहीं मिला राउंड 1 में, वो पहला। दूसरा होंगे सिक्योर सीट किए थे फर्स्ट राउंड में बट वो चाहते हैं कि अपग्रेड हो जाए, या किसी कारण से उनका सीट ही कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया, क्योंकि पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर पाए, तो उनको कैटेगरी को चेंज कर दिया जाएगा, जिस कैटेगरी में फॉल करेंगे डॉक्यूमेंट की वजह से उस कैटेगरी में उनको दिया जाएगा और आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे भी हो सकते हैं कि राउंड 1 में मिला और बोल रहे हैं कि हम अपग्रेड करेंगे, तब भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं कि आपको मिला बट आप कॉलेज जाके ज्वाइन ही नहीं किए, तब भी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं कि रिजाइन ही कर दिए, वो भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 1 का सीट मिला, आपने जाके रिजाइन कर दिया, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कौन लोग नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर आप नॉन एलिजिबल घोषित कर दिया गया कि आप एलिजिबल ही नहीं, अपने फॉल्स फैब्रिकेटेड डाटा प्रोड्यूस किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। किसके लिए, राउंड 2 के लिए। और कोई रजिस्टर ही नहीं किया है राउंड 1 और राउंड 2 में, तो कैसे पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज द सिंपल थिंग्स। Once you have joined second round seat, you allowed to upgrade for round 3. If you have decided to join and then resign, you shall forfeit with your security deposit. सिंपल मतलब है कि ज्वाइन करना है कर लीजिए, नहीं ज्वाइन करेंगे सीट अलॉट हो गया तो आपका सिक्योरिटी मनी गया, सीधी बात। राउंड 3 के लिए कौन एलिजिबल होंगे, जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं मिला राउंड 3 में जाएंगे, जिनको राउंड 2 में मिला बट वो अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड 3 में जाएंगे। वैसे भी होंगे जिनको राउंड 2 में तो मिला बट डॉक्यूमेंट उनके, चूंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि राउंड 1 में रजिस्टर ही नहीं करके रखे, राउंड 2 में ही डायरेक्ट रजिस्टर किए, तो उनके क्या होंगे, डॉक्यूमेंट तो चेक हुए नहीं, तो चेक राउंड 2 में होंगे, तो राउंड 2 में डॉक्यूमेंट चेक हुआ और किसी कारण से डॉक्यूमेंट्स फॉल्स मिला, तो उनके कैटेगरी को चेंज करके वापस से राउंड 3 के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। ऐसे भी होंगे राउंड 2 में मिला बट कॉलेज में ही नहीं गए, रिपोर्ट ही नहीं किए, राउंड 2 में मिलेगा। तो ये सब लोग होंगे जिनको राउंड 3 के लिए एलिजिबल किया जाए। वैसे भी होंगे जिनको कैंडिडेट को अलॉट हुआ राउंड 3 में बट ज्वाइन ही नहीं किए या रिजाइन कर दिए, तो उस केस में राउंड 3 में आप जाएंगे बट आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रख लिया जाएगा, वापस से आपको काउंसलिंग फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, कौन एलिजिबल नहीं होंगे, अगर आपका डॉक्यूमेंट ही गड़बड़ है तो नहीं अलाउड होंगे, और रजिस्टर ही नहीं किए राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में, तो सवाल ही पैदा नहीं है कि आप फिर से रजिस्टर करें। क्या आप रिजाइन कर सकते हैं राउंड 3 और राउंड 3 के बाद, आप राउंड 3 के बाद रिजाइन अलाउड नहीं है। अगर आप रिजाइन करते हैं तो आपके जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट किए वो वापस नहीं मिलेंगे, एज सिंपल। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे काउंसलिंग फी की, जो हमने पहले डिस्कस कर दिया है, 5,000 प्लस 2 लाख, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए होगा, यानी कि टोटल आपको फी पेमेंट करना है 2,05,000। ठीक है, 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है और नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी है अदर कैटेगरी के UR EWS के लिए 1,000 है और 500 है SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 है, यानी कि 10,000 प्लस 1,000 11,000, और 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है SC ST OBC एंड PWD के लिए, यानी कि उनको 5,500 पे करना है। यानी कि ये आपका जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है एंड काउंसलिंग फी है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है उसमें कॉन्टेक्ट करने का कोशिश करें, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, टाइमिंग दिया हुआ है 9 AM से 8:30 बजे रात में, यहाँ पे मेल ID दिया हुआ है,
रिस्पेक्टिव किसके लिए है ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे अपना नाम डिटेल के साथ भरें, तब आपको पता चल पाएगा कि आपको क्या क्वेरी है नहीं है। वापस से मैं रिपीट करता हूँ कि आपके जो भी क्वेरी है कि राउंड 1 में क्या होगा, राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 के बाद राउंड 3 में क्या होगा, आपके फीस मिलेंगे नहीं मिलेंगे, सारे डिस्कशन हमने कर लिया है। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपको वापस से रिपीट करता हूँ, @डॉक्टर नीरज सिंह आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, और आप देखेंगे कि ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो कि हमने रिसेंट किया है, डॉक्टर नीरज सिंह आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, आपको कोई भी डाउट रहता है तो। ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने ज्वाइन करने का बेनिफिट आपको एडिशनल और मिल सकता है कि आप डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज में जब जाएंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रिपरेशन करना हो गया, मेडिकल रिलेटेड कोई न्यूज कोई अपडेट चाहिए तो ये यूट्यूब के माध्यम से आप पा सकते हैं। तो दिस इज द ओनली, आई कैन टेल यू, दिस इज द ओनली एंड वन authentic YouTube channel that will give you the 100% authentic information and the fastest informations। तो आप इस YouTube चैनल जान के, और ये अगर वीडियो आपको लगा कि आपके काम का चीज़ है, आपके इंफॉर्मेशंस के लिए, तो डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि एट लीस्ट जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें कोई मिस्टेक नहीं कर सकते। योर ऑल्सो ड्यूटी इज टू help other colleagues and friends। Okay, so thank you so much for listening।